हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल के वीडियो के अंदर जैसे बात हुई थी कि भाव के प्रति हम कारक तत्वों को देखकर चर्चा कर रहे हैं। उन भावों में आने वाली राशियां और उन राशि तत्वों के प्रभाव, उन राशि तत्वों के हिसाब से ग्रहों के प्रभाव, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली ये है कि अगर कोई प्लैनेट किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठेगा, वहाँ पे कोई से भी नंबर की राशि आए, उसको इस समय नहीं देखना। उसको बस इतना देखना है कि वहाँ पे किस ग्रह के कारक तत्व कार्य करते हैं और कौन सा ग्रह है जो कि उस कारक तत्व से अपने आप को प्रभावित करेगा या उस पर्टिकुलर भाव के अंदर जिन भी ग्रहों को कारक तत्व दिया गया है उनको प्रभावित कर देंगे। बस इतनी सी चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होती है। देखिए, आज हम चर्चा करते हैं सेकंड हाउस के ऊपर। द्वितीय भाव जो है ये बेसिकली दो बड़ी चीज़ों को लेकर चलता है। पहला जो है वो है वाणी और दूसरा जो है वो होता है आपका कुटुंब। कुटुंब की जब हम बात करते हैं यानी कि जीवित लोगों की बात करते हैं, ऐसे स्थिति में गुरुदेव जो है, जो कि सबसे बड़े जीव ग्रह हैं, उनको इस भाव पे एक कारक तत्व दे दिया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज है वो है वाणी। वाणी जो है वो बेसिकली पॉजिटिव साइड है बुध का, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में मर्क्यूरी के अंदर जो हम एक पोटेंशियल देखते हैं वो है तीसरे भाव से और छठे भाव से, उनकी दो राशियां वहाँ पे बैठी हुई है। तो वाणी के प्रभाव में ये दोनों चीज़ों का क्या रोल है हमारे दैनिक दिनचर्या और साथ ही साथ हमारे किसी भी प्रकार के जो कम्युनिकेशंस होते हैं उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं दो चीज़ों की बहुत अहमियत है। एक बुद्धि और दूसरा उसी बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके स्वयं को बाहर निकालना। उस चीज़ के लिए बुध एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। तो कारक तत्व के रूप में, वाणी के कारक के रूप में बुध देव को लिया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा मेजर प्लेनेट जो है वो है मर्क्यूरी। नेचुरल सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं वो हो जाते हैं आपके पास शुक्र, ठीक है। तो नेचुरल सेकंड हाउस के पॉइंट से बात करें, वहाँ पे स्वामी के रूप में देखा जाएगा। बिहाइंड द सीन एक ऊर्जा काम करेगी शुक्र की, लेकिन राशियां बदलती जाएंगी तो वो जो तत्व प्रभाव है शुक्र का, उसमें थोड़े से वेरिएशंस आते जाएंगे। कारक तत्व के हिसाब से जो दो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं वो सिर्फ गुरु और बुध को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके ग्रहों को डालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सूर्य बैठ जाए, सूर्य का गुरु और बुध के प्रति मित्र स्वभाव है, ठीक है। ये सूर्य किसी भी भाव के स्वामी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लगन कुंडलियों में राशियाँ जो है बदल सकती हैं, लेकिन उन सबसे कोई चिंता नहीं। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इन हाउस पर्टिकुलर के लिए गुरु और बुध, इनके साथ मित्रता कैसी है। गुरु जो ग्रह है उसका कोई डायरेक्ट शत्रु नहीं है। गुरु ग्रह का कोई भी डायरेक्ट शत्रु नहीं है, ठीक है। चैलेंज उसको करने में सिर्फ दो ही हैं। गुरु को सिर्फ दो ही ग्रह हैं जो कि चैलेंज करते हैं, एक राहु और दूसरा शुक्र। कारण क्या है? गुरु एक्चुअल में एथिकल नॉलेज की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, विजडम की बात करता है, जबकि शुक्र वैभव जो है वो ज्ञान को अहमियत नहीं देता, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात को नहीं भूला जा सकता कि ज्ञान के ही गुरु की राशि में, वो भी किस चैरिटी की राशि में जाकर ही शुक्र उच्च होते हैं, ठीक है। इस कारण से कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव को जब हम गुरु के साथ जोड़ के देखते हैं तो वो एक न्यूट्रल सी भी है। तत्व के प्रभाव की बात है। 9 नंबर की राशि के लिए शुक्र उतने प्रभावकारी नहीं है, लेकिन 12 नंबर की राशि के लिए वो बहुत प्रभावकारी है। उसको अलग से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, गुरु को सिर्फ टक्कर देने के लिए दो ही प्लैनेट सामने खड़े होते हैं। एक शुक्र जो कि मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और गुरु कहते हैं आध्यात्मिक ग्रोथ में जाना चाहिए। दूसरा है वह राहु। गुरु का काम है व्यक्ति को ऊंचाइयों पे उठाना, लेकिन उस ऊंचाइयों पे जहां तक कि आपकी आंखें खुली हुई हो। राहु का काम यह है कि आपको उस ऊंचाइयों पे ले जाना जो कि हवाई हो, ठीक है। जिस रेंज के बाहर राहु काम करता है, ऐसा माना जाता है कि गुरु जिस रेंज पे काम करना बंद करते हैं उस रेंज के बियॉन्ड जाकर एक्चुअल में राहु काम करता है। तो राहु अपने आप को और फैलाना चाहता है, गुरु बताते हैं कि हमें एक सीमित दायरे में फैलना है, राहु उसको बाहर फैलाना चाहता है।
इसीलिए बस ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि गुरु के तत्व को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं, बट डायरेक्ट एनालिटिकल पॉइंट से हम वहाँ पे उन चीज़ों को नहीं देखते। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो सूर्य का गुरु से मित्रवत होना है, सूर्य का बुध से भी मित्रवत होना है। इस दोनों प्रभाव की वजह से अगर सेकंड हाउस में सूर्य देखने को मिला है चार्ट्स के अंदर, तो वेल्थ मेकिंग मिलती है। साथ ही साथ वाणी के अंदर एक ओज आता है, एक प्रभावशाली वाणी हो जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि यदि सूर्य जैसा ग्रह सेकंड हाउस में बैठेगा, वो पृथकतावाद का ग्रह तो नहीं कहा जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन में, इवन दो कि उसमें अग्नि तत्व प्रभाव है जो कुटुंब के अंदर चुनौतियां देगा, वाणी में कठोरता महसूस हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सूर्य जिम्मेदारी का दूसरा नाम है, ऐसी स्थिति में शनि और सूर्य ये दोनों में से अगर सूर्य सामने खड़ा हो जाए, इसका मतलब है कि व्यक्ति को घर का मुखिया बनकर काम करना पड़ जाएगा। यानी कि अगर किसी कुंडली के सेकंड हाउस में सूर्य दिखाई देता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उस फैमिली के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन को किसी तरीके का कोई कोर जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। ये कंडीशन सूर्य के सेकंड हाउस के बैठने में आएगी। जो उसकी वाणी होगी वो एक जो रूल कर सके उस हिसाब से उसकी वाणी होगी, क्योंकि वाणी में रूल करने की कैपेसिटी है, तो जरूर घर के कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, तो वाणी का वो प्रभाव वहां पे उसे फेस करना पड़ता है। जब सूर्य यहाँ पे शुक्र की 2 नंबर राशि में बैठते हैं, तो ज्यादातर आत्मा यहाँ पे वेल्थ क्रिएशंस करने पहुंच ही जाती है। ये बेसिकली राशि के हिसाब से कह रहा हूँ, भाव के हिसाब से। जब कभी भी सूर्य वृषभ राशि में बैठे हुए मिलेंगे आपको, या शुक्र की दूसरी तुला राशि में दिखेंगे, तो ऐसे लोग बेसिकली वेल्थ मेकिंग बिजनेसेस की तरफ खींचते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर वो सेकंड हाउस में है, तो वहां पर उसका प्रभाव बुध को लेकर पॉजिटिव है, वाणी को लेकर पॉजिटिव है और गुरु को लेकर पॉजिटिव है। ऐसे लोग पूरे कुटुंब को साथ में लेकर चलने की कोशिश करने वाले होते हैं। इसलिए वहां पे मैंने सूर्य के पृथकतावादी तत्व को ज्यादा आगे नहीं रखा। अगर वो राशि सूर्य की एनिमी साइनों में से हो, 10 नंबर या 11 नंबर हो, तब जरूर वहां पे चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा इस कंडीशन में ऐसा फल करने लगता है जैसे कि वो उच्च राशि अवस्था में आ गया। तो चंद्रमा का सेकंड हाउस में बैठना मन को वेल्थ की तरफ खींचने की भी कोशिश करेगा, पॉजिटिव है। ऐसे में गुरु को भी सपोर्ट करता है चंद्रमा, तो वहां तक लोग अपने फैमिली की तरफ काफी ज्यादा इमोशनल कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव है, कोई बुराई नहीं है। और बहुत हद तक केयरिंग नेचर के लोग होते हैं, काफी हद तक ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग हाईली इमोशनल हो सकते हैं अगर यहाँ पे राशि जो है वो शनि की ना आ जाए। अगर शनि की आएगी तो थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। बुध के प्रति अगर हम बात करें, तो चंद्रमा और बुध में भी ऐसा कोई एनामिकल पॉइंट तो नहीं है, लेकिन बातूनी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कंडीशन यहाँ पे संभावता बन जाती है। लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हो, तो वाणी के अंदर एक मिठास लाने की कोशिश करेगा। दूसरा कि इस कंडीशन में ऐसे लोग वार्तालाप या फिर इसी तरीके के नेगोशिएशंस के अंदर ज़्यादातर अच्छे से चीज़ों को डील करने की कैपेसिटी बना लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जल तत्व प्रभाव जब इस पर्टिकुलर राशि के अंदर आके या इस पर्टिकुलर भाव के साथ आके मिलता है, तब उस कंडीशन में व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपनी वाणी के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं जीवन के अंदर लोगों को मंत्रमुग्ध करने की कोशिश करता है। पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर इस अवस्था में वो पीड़ित होगा तो थोड़ा सा वाणी के अंदर जल्दबाजपना देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे बात करें कि चंद्रमा की जगह सपोज सेकंड हाउस के अंदर आपको मंगल बैठा हुआ दिख जाए, यहाँ पे मंगल का बैठना गुरु के लिहाज से ठीक ठाक है, लेकिन अब यह प्लेनेट पृथकतावाद का प्लेनेट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में मंगल अगर सेकंड हाउस में बैठेगा तो इंसान की वाणी में थोड़ा सा एक एंगर, एग्रेशन के प्रभाव देखने को मिलेंगे। वो कंडीशन के कारण सेकंड हाउस में मंगल को उतना कंफर्टेबल नहीं मानते। ठीक है, बुध के लिहाज से बात करें, बुध कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो ठीक है, लेकिन जब मंगल के साथ आ जाएगा तो कम्युनिकेशन के अंदर अलगाववादी बातें शुरू हो जाएंगी। कम्युनिकेशन में गुस्से का तत्व शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल बुध के सपोर्ट पॉइंट्स पे नहीं आता, गुरु के सपोर्ट पॉइंट पर रहेगा। उस लिहाज से कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर की चीज़ों को लेकर व्यक्ति चलेगा और कुछ हद तक एग्रेसिव होकर चलेगा। ठीक है, सूर्य और शनि के प्रभाव में तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन मंगल का जब प्रभाव आ गया तो पैशन के साथ साथ खुद को आगे रखना है, ये चीज़ चुनौतियाँ देने लगती है।
कोई भी काम हो रहा है सबके लिए हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्यों कम हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे पैदा करने की क्षमता दिखा देगा। गुरु के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन जुड़ रहा है, वहाँ तक गुरु मंगल योग पॉजिटिव काम करता है, लेकिन गुरु मंगल के तत्व को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस लिहाज से मंगल का जो एक फैक्टर है डोमिनेट करने का, सेना में हम कैसे देखते हैं कि जो आगे का कमांडर है वो लीड करेगा, तो मंगल जब यहाँ पे आ जाता है और गुरु वहाँ पे उसे नहीं रोकता, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को ऊपर जिम्मेदारी आए ना आए, व्यक्ति अपने आप को आगे लीड करने की कोशिश कर सकता है, वहाँ पे एक चैलेंज है। और दूसरा, बुध के साथ उसकी स्थिति में जो उसका सपोर्ट पॉइंट ना बन पाए, वो दूसरा एक चैलेंज बन जाता है, वाणी के अंदर उग्रता आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, फिर फैमिली के अंदर चैलेंजेस खड़े होने लगते हैं। अगर यहाँ पे हम मंगल की जगह बात करें कि खुद गुरु बैठे हैं, अगर गुरु यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठते हैं तो ऐसे स्थिति में कुटुंब जो है उन चीज़ों के अंदर काफ़ी बढ़त हो जाती है, ठीक है, ज्ञानवान वाणी हो जाएगी, क्योंकि गुरु खुद ज्ञान के कारक ग्रह हैं। वेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो फैमिली को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ चुनौतियाँ तब आएगी जब यहाँ पर 10 नंबर की राशि आ जाए, वहाँ पे जाके ग्रह जो है, वहाँ का कारक ग्रह जो है वो चुनौतियों में आके बैठ जाएगा, संघर्ष में आके बैठ जाएगा, सिर्फ स्पेसिफिकली 10 नंबर की राशि। अगर 10 नंबर की राशि से हट के वहाँ पे किसी दूसरी राशि में गुरु बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने कार्य को बहुत आसानी से कर लेंगे। 10 नंबर की राशि में सिर्फ चुनौती उत्पन्न होगी, क्योंकि वो संघर्ष दिखा देगी गुरु और गुरु के सारे तत्वों को लेकर। इस लिहाज से अगर सेकंड हाउस में 10 नंबर की राशि को छोड़ दें, बाकी किसी भी उसमें गुरु बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति जब भी बोलेगा, इवन 10 नंबर की राशि वाला व्यक्ति भी जब भी बोलेगा, बहुत सोच समझ के बोलेगा, बहुत ज्ञान के साथ बोलेगा, ठीक है, कैलकुलेटिव होता है ऐसा व्यक्ति, और अपने फैमिली के लिए भी सब कुछ करेगा, दिल खोल के करेगा, क्योंकि गुरु जो है किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रखते। तो सेकंड हाउस में अगर जुपिटर की प्लेसमेंट है तो उसे हम पॉजिटिव पॉइंट पे ही मानेंगे। राशि तत्व के हिसाब से प्रभाव जो होते हैं, फ्रेंडली है तो आसानी से, और एनिमिकल है तो थोड़ा मुश्किल से करेगा, लेकिन काम आवश्यक रूप से कर भी जाएगा। अगर यहीं पर मान लीजिए शुक्र की मौजूदगी हो जाए, अब ये एक विचित्र स्थिति होती है। सेकंड हाउस में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है और उसमें सपोर्ट भी आ सकती है। यहाँ पे वो किस राशि में बैठा है इसको एक बार देखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, शुक्र जो है वो दैत्यों में से एक है, ठीक, दैत्य गुरु होकर अगर वो ग्रह सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए वो फैमिली के अंदर टकराव खड़ा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र दैत्य रूप है जो मटीरियलिस्टिक गेन्स को पाने की कोशिश करता है, जबकि गुरु बात करता है एथिक्स कि एथिकल क्या है, पूरे समाज के लिए, पूरी जगत के लिए एथिकल क्या है। शुक्र को वैभव चाहिए, और वैभव किसी भी तरीके से चाहिए, ये वाली जो असुरी प्रवृत्ति है ये उत्पन्न होती है। ऐसे कंडीशन में जब शुक्र सेकंड हाउस के अंदर बैठा हो तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में वैभव को बनाने की कोशिश ज़्यादा करता है, और उस कंडीशन में वो कई बार अपने फैमिली को पीछे छोड़ने की कोशिश कर देगा। पहली कंडीशन। गुरु की एक राशि 9 नंबर के लिहाज से जब हम देखते हैं, जहाँ पे राइट एंड रॉन्ग की बात आती है, वहाँ पर शुक्र का सपोर्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें दूसरा भी एंगल जुड़ेगा। शुक्र गुरु की 12 नंबर की राशि में जाके उच्च होते हैं, ठीक है, और शुक्र बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप की ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप की ऊर्जा 12 नंबर की राशि में जाके बैठती है, इसका मतलब है व्यक्ति अपने रिलेटिव्स को धन संपदा दान करने तक की सिचुएशन दिखा दिया करता है। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ शुक्र 2 कंडीशनों में से आ सकता है। एक, मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, ऐसा व्यक्ति खूब पैसा बना के अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ पैसों की बौछार कर सकता है कुटुंब के लिहाज से। तो यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट पोजीशंस देखने पड़ते हैं। जब हम बात करते हैं बुध के साथ प्रभाव, तो बुध से भी मित्रवत है, ऐसे में वाणी जो है वो तो सुरीली हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो वाणी प्रभाव होगा उसके अंदर शुक्र का पॉजिटिव सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर बुध की स्थिति डिस्टर्ब हो गई हो कुंडली में तो फिर वाणी संबंधित दोषों के आने के चांसेस बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो शुक्र की स्थिति को ध्यान रखना है कि शुक्र को सेकंड हाउस में देख रहे हैं तो मैरिज वाले हाउस से उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के कारण कुटुंब के लिए तो ओके, मैरिज के लिए चैलेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गुरु की राशि के प्रभाव या गुरु के प्रभाव उसको देखने पड़ेंगे 9 और 12 के लिहाज से। तो ऐसा व्यक्ति धन बनाता है, धन बना के उसकी तरफ अपने परिवारजनों की तरफ देने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी अहमियत परिवार से ज़्यादा धन की तरफ खींचने की हो जाती है, और कई बार क्योंकि प्रभाव साझेदारियों में चुनौती दिखाने लगता है तो वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है।
अगर राशि का सपोर्ट और बाकी चीज़ों ने शुक्र को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो अनियंत्रित हो गया तो फिर ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देगा। अगर हम यहाँ पे बात करें शुक्र की जगह बुध की, पहले सभी इस तरीके के ग्रह ले लेंगे कि आसानी से काम करते हैं। अगर बुध को यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड हाउस में बुध का होना ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा बन जाएगी, क्योंकि एक तरफ से बुध जो है वो सेकंड हाउस जो कि किस किस को दर्शा रहा है, अपने फैमिली को भी दर्शा रहा है, कुटुंब को भी दर्शा रहा है और वाणी को भी दर्शा रहा है। वाणी के तो कारक है, वाणी का कारक होकर वाणी के भाव में बैठा है, दृष्टि से पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित हो जाएगा तो फिर वाणी के अंदर हकलाहट देने की ताकत दिखा देगा। ठीक है। दूसरा, अगर बुध सेकंड हाउस में बैठा है, गुरु की तरफ बैठा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर एक बहुत ही न्यूट्रल सी मेंटेन कर देगा। बुध इस मामले में बिल्कुल ठीक ठाक सा प्लैनेट है कि वो जिसके साथ जुड़ जाए वो उसकी तरह बन जाए। अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए और सेकंड हाउस में बुध बैठा है तो व्यक्ति का पूरा दिमाग पूरी चीज़ों को बैलेंस करने में और इवन की सेविंग्स को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है उसके अंदर ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा चलता है। फैमिली मैनेजमेंट करवाना हो या सेविंग्स मैनेजमेंट करवानी हो, अपनी वाणी से ही वो सारे काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति उस कॉम्बिनेशन में, अगर बुध वहाँ बैठा हो। नीच राशि नहीं होना चाहिए, यानी कि 12 नंबर की राशि ना आए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, क्रूर ग्रहों से दृष्टि या पीड़ित नहीं होना चाहिए, वरना वाणी स्थान में कारक बैठ गया तो वाणी को प्रभाव कर जाएगा। अब इनसे हटकर बाकी देखिए, जब बात करेंगे हम ऐसे ग्रहों की जो पृथकतावाद में भी हैं और चुनौतियां देते हैं, तो उसमें से एक है आपका शनि, एक है राहु केतु। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं हम शनि। शनि यदि यहाँ पे बैठेंगे तो गुरु से मित्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन एकांतवासी ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के अंदर भी अपने आप को थोड़ा एकांतवास में रखने की कोशिश करता है। दूसरा कि दुख रोग का कारक है, तो सेकंड हाउस का ये शनि का प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी बात पर दुखी रख सकता है। ठीक है। बुद्ध के लिहाज से भी बात करें तो शनि बुद्ध मित्र होते हैं। सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को थोड़ा धीमा या बहुत कम बोलने वाला बना दिया करता है। लेकिन शनि भी एक प्रकार से कठोर ग्रह है, तो वाणी में जो प्रभाव आएगा वो थोड़ा सा चुभने वाला हो सकता है। इसलिए जब कभी भी किसी भी कुंडली में शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ दिखाई देता है तो कई जगह लिख दिया जाता है विष के समान वाणी हो जाएगी। चुनौती इस बात की होती है उस पर्टिकुलर भाव के अंदर हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, वो बलवान होता है, लेकिन वहाँ शनि जाके बैठे तो उसकी उस स्थिति को थोड़ा कमजोर करता है। यानी मन से व्यक्ति साफ है, लेकिन साफ होकर जो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा, शनि बहुत इधर उधर की चीज़ें नहीं करता, वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे व्यक्ति बोल देता है तो दूसरों को बुरा लग जाता है। डिप्लोमेसी बुध दे सकता है, शनि नहीं देता। इसलिए ऐसे में जब सेकंड हाउस में शनि बैठा होता है वो व्यक्ति डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते, इसको उसको सबको खुश करने की बात नहीं करते, वो सीधी सच्ची बात कर देते हैं, ये फैक्ट है, इस फैक्ट पे बात होगी। इस कारण से कई बार ऐसी स्थितियां जो है वो चुनौतियां पैदा करती हैं। जब हम उसको वेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो वहाँ पर भी शनि जो है वो उसको कैलकुलेटिव कर देता है, हिसाब किताब के हिसाब से, वहाँ पे एक अगेन चैलेंज क्रिएट हो जाता है। फिर भी शनि को अगर हम सेकंड हाउस के लिहाज से देख रहे हैं तो वो हमारा कर्म कारक है। कर्म कारक के लिहाज से ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए, अपने कुटुंब के लिए और अपने सेविंग्स के लिए 100% एफर्ट्स डालने वाले लोग होते ही होते हैं। ठीक है। अगर शनि की जगह मान लीजिए इस पर्टिकुलर भाव के अंदर राहु आके बैठा हो तो ये एक चुनौती उत्पन्न करने लगता है। क्यों? क्योंकि राहु कोशिश करता है एक्सपेंशन की। अब सेकंड हाउस में फैमिली एक्सपेंशन भी पॉसिबल है, और दूसरी बात है वाणी की, और राहु जो है वो महावी है। ऐसी कंडीशन में ये फैमिली एक्सपेंशन में अगर पॉजिटिव गया तो बहुत बड़े व्यक्ति को दिखाएगा जिसने कि पूरी दुनिया को अपना परिवार माना, नहीं तो फिर वो एक फैमिली होते होते वो 2-3 फैमिली और क्रिएट करने की गड़बड़ी कर सकता है। राहु सेकंड हाउस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गुरु के तत्व जो है एथिकल है, बट राहु उस एथिक्स के बाहर जा सकता है। एक कंडीशन ये ध्यान रखिएगा, यानी कि जब कभी वैसे भी कॉम्बिनेशन आते हैं कि एक फैमिली तो यहीं रह रही है, एक फैमिली इस बंदे की कहीं और रह रही है, तो एक चैलेंज वहाँ क्रिएट हो जाता है। गुरु के एथिकल पॉइंट्स को हिट करने लगता है, उसको और बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करने लगता है। राजनीति के लिहाज से देखें, बिजनेस के लिहाज से देखें, अपनी फैमिली के साथ साथ बाकियों का भी अच्छा करना है और उन्हें फ़ायदा देना है, अगर उस लिहाज से देखें तो पॉजिटिव है, वरना वो कभी कभी चुनौतियाँ पैदा कर सकता है। दूसरी बात, बुद्ध के प्रति बात करें तो राहु भी चीज़ों को बढ़ाना है और बुद्ध जो है वो वाणी है, तो ऐसे लोग अपने वाणी से बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं उस पॉइंट तक, तो वो सही है। लेकिन हाँ, सेल्स में भेज दो आप ऐसे व्यक्ति को, बाल लेंगे तो बाल उग जाएंगे, कभी भरोसा देगा और फिर अपनी कंघी बेच के आएगा। ठीक है। तो राहु वह हर पद्धति का इस्तेमाल करने की ताकत दिखाता है जिससे कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा।
ऐसी कंडीशन में फैमिली के अंदर आने वाली किसी भी चुनौती को साम दाम दंड भेद करके हल कर देगा ऐसा व्यक्ति। अपने वाणी में भी साम दाम दंड भेद लगा के सारी चीज़ों को मरहम पट्टी करने की ताकत दिखाएगा, वहाँ तक वो पॉजिटिव है। लेकिन जो जुपिटर का फैक्टर है कि ये एथिकली करेक्ट होना चाहिए, उस एथिकल करेक्ट वाली चीज़ को इफेक्ट कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। राहु की प्लेसमेंट अगर यहाँ पर है तो, और कई बार यहाँ पे डिजायर जो है वो वेल्थ क्रिएशंस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे केतु की मौजूदगी हो जाए तो केतु की मौजूदगी इसके अपोजिट है, केतु गुरु को सपोर्ट कर जाता है, ठीक है, तो एथिकल ऐसा व्यक्ति हो जाता है। लेकिन फिर केतु में पृथकतावाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। अग्नि में माना जाता है कि जो कभी ना बुझे वो अग्नि है केतु, ठीक। इस स्थिति में सेकंड हाउस में जब केतु की प्लेसमेंट आती है तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इस बात को समझिएगा, केतु की ऊर्जा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हाईली विकसित ऊर्जाओं में से एक है, इसलिए हम उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के देखते हैं, ठीक है, जिसने कि सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर लिया हो। किस पॉइंट पे? मटीरियलिस्टिक पॉइंट पे। तब बात आती है अध्यात्म की, उस ऊंचाई पे पहुंची हुई चीज़ को अध्यात्म कहते हैं। तो केतु को हमने अध्यात्म से जुड़ा हुआ, यानी कि ऐसा प्लेनेट जिसने अपने सारी चाहतों को त्याग कर अपने आप को लीन कर लिया। जब उस तरीके का प्लेनेट सेकंड हाउस में जाके बैठता है तब उस कंडीशन में जुपिटर के लिए तो ठीक है, वो बुध के लिए भी हम खराब नहीं कहेंगे, लेकिन उस भाव प्रभाव में उसका अजीब सा एकांतवास है, अजीब सा एकांतवास है जिसका सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं केतु गुरु का सपोर्टर तो है, फैमिली में तो रहेगा, लेकिन फिर भी एक अजीब सी परिस्थितियों के कारण उसको थोड़ा सा एक अकेला सा लगेगा। दूसरी कंडीशन, बुध ऐसा व्यक्ति फैमिली में रहकर भी बहुत ज़्यादा उन लोगों से बातचीत करने की कंडीशन को नहीं बना पाता, चाहेगा भी बात करना तो भी बहुत सीमित हो जाएगा, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने लगेगा। ये प्रभाव केतु यहाँ पे दिखाने लग जाता है आफुमान। तो ओवरऑल हम बात करें कि सेकंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम यहाँ पे शनि शुक्र ये दोनों दैत्य ग्रह हैं, उसको वहाँ पे उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन वो राशियों पर निर्भर करेगा। अगर शनि की राशि है, शुक्र की राशि है, तो फिर वो फल ठीक हो जाएंगे। एथिक्स अनएथिक्स वाली बात अलग होगी, लेकिन अगर सेकंड पॉइंट से देखा जाए कि उस भाव में सूर्य जैसा ग्रह बैठे तो आपको फैमिली के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी निभानी पड़ती है अपने परिवार के अंदर। मंगल बैठेगा तो एग्रेशन आएगा, क्योंकि उस भाव में कोई भी ग्रह ऐसा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन अपनी अपनी ऊर्जाओं को प्रभावित करता है। शनि आ जाए तो फैमिली पे बहुत कर्म करने पड़ेंगे। तो सेकंड हाउस बेसिकली अगर देखा जाए उसमें कोई भी प्लेनेट बैठे उसके तत्वों के हिसाब से काम होगा, ऐसा कोई मेजर नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, शनि और मंगल आए तो इतना ध्यान रखना है कि मंगल में अपने गुस्से को काबू करना है, और शनि आए तो अपने एकांतवास को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तामसिक ग्रहों में आते हैं। इसके अलावा केतु आ जाए तो अपने आप को बहुत नियंत्रित करना पड़ेगा, ये फैक्टर है। राहु आए तो अपनी चाहतों को लिमिट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी को समझनी पड़ेगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ग्रह वहाँ पे भाव को पूरी तरह से नाश कर दे, ऐसा नहीं होता। राशि और फिर राशियों के अंदर आने वाले ग्रहों के ऊपर चुनौतियां जो हैं वो बदलती जाएंगी, इसको समझिएगा, क्योंकि वो ग्रह जिस परिस्थिति में बैठेगा उस पर्टिकुलर भाव में वो राशि बताएगी, और वो राशि के प्रभाव के हिसाब से उन ग्रहों के प्रभाव बदल जाएंगे। 7 नंबर की राशि आ जाए, शनि बैठ जाए तो शनि ज़्यादा बलवान हो जाएगा, ज़्यादा शांत हो जाएगा। 1 नंबर की राशि आ जाए, शनि आ जाएगा तो उसमें वो जो शांत रहने की प्रवृत्ति वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर वाणी कर्कश रहेगी। ये प्रभाव आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मंगल आके बैठ गया, उच्च का होकर बैठ जाएगा। मंगल का उच्च होने का मतलब है कि आपको एंगर एग्रेशन के साथ कई बार काम करवा देगा, हाई एंगर एग्रेशन आ जाएगा। महामंगल नीच हो जाए, एंगर एग्रेशन फिर आएगा, लेकिन वो फिर दूसरे तरीके से, इमोशनल तरीके से निकल जाएगा। इन बातों को आपको वहाँ समझना पड़ता है। तो सेकंड हाउस के हिसाब से जब बात करें तो गुरु और बुध के साथ ग्रहों के रिश्तों को समझते हुए फिर उस भाव को देखना आवश्यक होता है। धन्यवाद।